आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कर्नाटक में सियासत फिल्मी हो चली है, जिसमें ड्रामा है, सस्पेंस है, मिलना है, बिछड़ना है, वो सब कुछ हो रहा है जो एक सुपरहिट फिल्म में होना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि ये फिल्म सियासी है। कर्नाटक की सियासत में जिस तरह से नए नए मोड़ आ रहे हैं और जो तमाम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उससे सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है, तस्वीर और दिलचस्प होती जा रही है। हुकूमत बनाने के लिए भाजपा और जेडीएस कांग्रेस के बीच रस्साकशी जारी है, लेकिन आखिर में होना क्या है ये सिर्फ गवर्नर को ही पता है। तो इस फिल्म के हीरो येदियुरप्पा, सिद्धरमैया या कुमारस्वामी नहीं है, बल्कि वजुभाई वाला है। कर्नाटक की सियासत से जुड़े तमाम पहलुओं को अपने मेहमानों के साथ जानेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पंद्रह तारीख को कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नताइज आने पर जैसे जैसे तस्वीर साफ होती गई, वैसे वैसे सियासी ट्विस्ट और टर्न नजर आते गए, जो कि फिल वक्त भी लगातार जारी है। सरकार बनाने की जद्दोजहद के साथ ही इल्जामात और दावों का दौर भी देखा जा रहा है, लेकिन सबसे अहम सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर किसकी होगी कर्नाटक की कुर्सी। इधर बीजेपी खेमे से दावा किया जा रहा है कि गवर्नर सरकार बनाने का पहला मौका उन्हें देने वाले हैं, तो इस पर कांग्रेस कहती दिखी कि बीजेपी जमहूरियत का कत्ल करना चाहती है। Our legislature party, they have unanimously taken decision, has elected me as the legislature party leader. I have just handed over that copy to the governor, and I requested him as early as possible to allow me to take oath as Chief Minister of Karnataka. He told me he is going to take appropriate decision as early as possible. We have got 100% confidence that he is going to take a decision immediately. कि मैंने कहा ना कि बीजेपी विश्वास नहीं करती है लोकतंत्र पे। वो तोड़ जोड़, ताकत, पैसा, एजेंसी सब इस्तेमाल करती है पावर के लिए, और ये भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है। मुझे नहीं मालूम कि भारत की जनता कब समझेगी। तमाम दावों के बीच ही हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात भी सीधे तौर पर लगे। जेडीएस की जानिब से लेजिस्लेटिव बोर्ड का लीडर मुंतखब हुए कुमारस्वामी ने बीजेपी पर उनके एमएलएस को 100 करोड़ रुपए और वजीर के ओहदे का ऑफर दिए जाने का इल्जाम लगाया। No, this is not an allegation. It is going on. It is going on. इससे पहले बीजेपी लीडर के ईश्वरप्पा ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि कांग्रेस और जेडीएस के कई एमएलए उनके राब्ते में हैं। तो ईश्वरप्पा के दावों के जवाब में कांग्रेस लीडर लिंगा गौड़ा ने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें लालच दिया है। कांग्रेस जेडीएस एक साथ जाने के लिए, ये जेडीएस में भी बहुत लोग को गुस्सा है एमएलएस को, और कांग्रेस में भी बहुत लोग को गुस्सा है। वो सभी कांग्रेस वो जेडीएस को ये गठबंधन को लिए वो तिरस्कार करेगा, वो भाजपा के साथ आएगा। आपके साथ कुछ विधायक हैं जेडीएस के और कांग्रेस के जो कितने आंकड़े? वो मैं दूसरा से भी नहीं बोला हूँ। मैं यहाँ मीटिंग के लिए आया, हमारा प्रेसिडेंट बुलाया मेरे को, वो क्या बोलते वो वैसा करता हूँ मैं। सर, कहा यह जा रहा है कुछ विधायक तोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। नहीं, कोई नहीं तोड़कर बीजेपी नहीं जा सकता। सर, ऐसी खबरें आ रही है कि लिंगायत जो है एमएलए वो काफी नाराज चल रहे हैं तमाम इशू को लेकर, जो कुमारस्वामी को समर्थन कर दिया, जेडीएस के साथ जो जाने की बात हो रही है, कितनी सच्चाई सर? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं भी लिंगायत हूँ, मैं जा सकता क्या? मैं इधर भी नहीं ना, आपके सामने ठहरे, वो हमारा केपीसीसी ऑफिस में है। सर, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हो रही है, वो चल रहा है, मैं भी सुन रहा है।
वो कॉल भी आया मेरे को। क्या कॉल है? और नकार किया मैं। हाँ, क्या क्या कहा कॉल में, क्या बात? क्या हमारे पास आ जाओ, तुम आए तो मिनिस्टर भी देता सकते बोले है ना। किसकी तरफ से कॉल आया था, किस पार्टी से? किस पर? वो बीजेपी। इधर पार्टी एमएलएज में मुमकिना टूट के डर से कांग्रेस ने गुजरात फॉर्मूला अख्तियार करते हुए अपने तमाम एमएलएज को बस में बिठाकर रिजॉर्ट पहुंचा दिया। बताया गया कि इसके लिए बेंगलुरु के ईगल्स्टन रिजॉर्ट में 100 कमरे बुक करवाए गए हैं। खैर, कर्नाटक में जारी रस्सा कशी के दरमियान सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को नजर आ रहा है तो वो है मुल्क की जमहूरियत को। 1-2 दिन में कोई एक सियासी जमात सरकार तो बना लेगी, लेकिन उससे पहले हुई अंडर टेबल डील से इनकार करना खुद को ही धोखा देने जैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो ये सियासी फिल्म जो है वो काफी दिलचस्प हो चली है, क्योंकि नए नए मोड़ आ रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि आखिर में होना क्या है। दरअसल तमाम चीजें जो है अब गवर्नर के ऊपर है, उन्हें डिसाइड करना है वो किसको पहले बुलाते हैं। हालांकि येदियुरप्पा ने यह कहा है कि पहले उन्हें ओथ दिला दी जाए और उसके बाद वो फ्लोर टेस्ट जो है वो दरअसल पास करेंगे। और वहीं हम जेडीएस के जो एमएलएज हैं उन्होंने जाकर भी, और कुमारस्वामी ने जाकर भी मुलाकात की है गवर्नर से। अब देखना काफी अहम होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। लगे रहा था कि शायद कल तक तस्वीर साफ हो जाए। आज का पूरा दिन भी निकल गया, बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए, नए नए मोड़ आए, अलग अलग बातें सामने निकल कर आए, लेकिन अभी भी तस्वीर धुंधली ही है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर कर्नाटक की कुर्सी किसके हाथ लगेगी, कौन बैठेगा कर्नाटक की कुर्सी पर। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ मौजूद है एसके शर्मा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, अमीर हैदर जैदी साहब, स्पोक्स पर्सन सीपीआई के, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी के साथ राकेश कपूर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। और चूंकि बात यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है, कायदे और कानून की हो रही है, तो सबसे पहले एसके शर्मा साहब मैं आपसे जानना चाहती हूं, जो आप पूरा सियासी ड्रामा ये कर्नाटक में देख रहे हैं और तमाम चीजें अब गवर्नर के ऊपर हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? क्या वाकई में ऐसा कोई कायदा कानून है कि सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाया जा सकता है पहले? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लियामेंट में और असेंबलियों में जी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। बिल्कुल, इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा नहीं है, बाकी एरिया ग्रे है। ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि इलेक्शन हुआ और मैंडेट फ्रैक्चर्ड आया, मतलब किसी पार्टी को बहुमत नहीं आया, तो तब राष्ट्रपति को क्या करना है, गवर्नर को क्या करना है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। उस समय उन्होंने अपने विवेक का, अपनी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करना है कि उनके हिसाब से कौन सा व्यक्ति या कौन सी पार्टी बहुमत में हो सकती है जी। इसके लिए सेंटर स्टेट रिलेशन, द रोल ऑफ गवर्नर्स, इसके ऊपर एक कमीशन बना था जिसके चेयरमैन थे जस्टिस आर.एस. सरकारिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जी। उन्होंने कहा कि ऐसी अगर पोजीशन आ जाए, हंग असेंबली या पार्लियामेंट आ जाए, तो क्या करना चाहिए? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन एक्सरसाइज करने चाहिए। उन्होंने जो ऑप्शन दिए वो मैं बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा पहला ऑप्शन ये है कि अगर इलेक्शन से पहले कुछ पार्टियों ने आपस में प्री पोल अलायंस किया हुआ है तो उनको सबसे पहले बुलाइए, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो कॉमन होता है, कैंडिडेट कॉमन होता है, इकट्ठे लड़े हैं, चुनाव की रिजल्ट देख के नहीं लड़े, पहले से लड़े हैं। तो पहला क्लेम बनता है उनका। दूसरा बनता है सबसे लार्जेस्ट पार्टी का, जो भी असेंबली या पार्लियामेंट में आई हो। तीसरा क्लेम बनता है कि उस अलायंस का जो बाद में हुआ हो, लेकिन सारे उसमें शामिल होना चाह रहे हो, इलेक्शन के बाद ही चाहे अलायंस हुआ हो। तो इस तरह करके उन्होंने 4-5, और उन्होंने कहा अगर फिर भी अगर आप बनाते हैं किसी को तो उसके साथ में कंडीशन लगाते हैं कि आप 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर हाउस के अंदर इसको साबित करके दीजिए। कुछ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजभवनों में सिर नहीं गिने जाएंगे। पहले लोग बसों में भर के एमएलए ले जाते थे और गवर्नर से कहते थे गिन लो जी, हमारे आदमी गिन ले। तो उन्होंने कहा नहीं, ये फैसला वहां करो। अब वहां अगर फैसला होना है तो आपको एक आदमी को
चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पहले बनाना पड़ेगा जी। वो आदमी जाके हाउस में कहेगा कि मुझे मैंडेट दो, मुझे बताओ आप मेरे साथ हो या नहीं, और उसी दौरान ही सारा खेल हो जाता है, जैदी साहब समझ रहे हैं जी। लेकिन ये जो कर्नाटक का फिलहाल जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास 104 एमएलए उनके खुद के हैं और एक आध और उनके साथ आए हैं, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीएस कांग्रेस की बात करते हैं तो उनके पास 117 एमएलए की बाकायदा तौर पर लिस्ट है, सिग्नेचर भी बाकायदा तौर पर करवाए गए हैं। तो एक तरफ वो नंबर मौजूद है और दूसरी तरफ जुगाड़ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में गवर्नर को क्या करना चाहिए? क्या वाकई में उन्हें कांग्रेस जेडीएस को पहला मौका नहीं देना चाहिए? देखिए, जो ये पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से तो जो प्री पोल अलायंस ही नहीं हुआ जिनका, उनका मौका देना नहीं बनता है। पहला उसको बोलता है जो लार्जेस्ट पार्टी हो, वो जब फेल हो जाए तो फिर दूसरे पे चलिए। अभी वो प्री पोल वाले नहीं आए, बाद वाले पोल आए कि हम आपको बना देंगे। बड़ी वाली पार्टी छोटे वाले को कह रही है तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, हम तुम्हें सपोर्ट कर देंगे। लेकिन हमारे पास 3 ऐसे एग्जांपल्स हैं स्टेट के, बल्कि 4 मैं कहूंगी। बिहार में हमने देखा था आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके बावजूद जेडीयू को बुलाया गया था। मणिपुर, मेघालय, गोवा, वहां पर दूसरी पार्टियां सिंगल लार्जेस्ट थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को बुलाया गया था। प्री पोल अलायंस भी नहीं था, पोस्ट पार्टियां जो है उसमें शामिल हुई थी। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं वैसे ही बता देता हूँ, उसका मुझे तो डर नहीं है। जी जी। देखिए, गवर्नर्स कोई ऊपर से नहीं टपकते हैं जी। गवर्नर्स को पॉलिटिकल पार्टियां अपॉइंट करती हैं। उनकी लॉयल्टीज क्या होंगी, किधर को झुके हुए होंगे, ये आप लोग जानते हैं जी। मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि हर स्टेट में गवर्नर डिफरेंट है, उसकी सोच डिफरेंट है, उसकी फिलॉसफी डिफरेंट है, उस हिसाब से वो चलता है। इसलिए वो होमोजेनिटी और एक रूपता हो नहीं पाती जो रूल बनते हैं। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। गोपाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ। गोपाल जी, मुझे बताइए कि क्या आपकी पार्टी में क्या डेवलपमेंट है, क्या फिलहाल चल रहा है, क्या आपके पास पूरे नंबर मौजूद हैं, और अगर हैं तो कहां से जुटाए हैं? देखिए, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी वहाँ पे मेजॉरिटी है जी। और ये जो इस बार का मैंडेट है, 2-3 चीजें हैं यहाँ पे इशू। पहली बात है कि ये जो जनता ने मैंडेट दिया है वह हम मान के चल रहे हैं पूरी तरह से कि कांग्रेस के खिलाफ दिया है जी। और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दिया है, लेकिन क्लियर मैंडेट नहीं हुआ, कुछ शॉर्ट रह गई 8-10 सीटें जी। और दूसरी बात, अब ये तो है मैंडेट की बात, मॉरल स्टेटस की बात, तो हम मान के चल रहे हैं कि कर्नाटक की जनता कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है और हमें वहां पे सत्ता में चाहती है। दूसरी बात अब ये होती है कि टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली क्या क्या विकल्प है गवर्नर के पास। तो जैसे और अभी कुछ वक्ताओं ने कहा, और भी जो डिबेट चल रहे हैं, कि गवर्नर का पास क्लियरली स्टैब्लिश्ड है, कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसी बात नहीं, स्टैब्लिश्ड है कि यह गवर्नर की डिस्क्रिशन है कि वो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन पे किसको बुलाता है। उसके पास 3-4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्री पोल अलायंस, दूसरा ऑप्शन है लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, समझ लिया, तीसरा है पोस्ट पोल अलायंस, और चौथा है कि जी वो हमने समझ लिया। नहीं तो हमारे पास बैठे हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन ये है कि वो किसी को भी बुला सकता है जी। विवेक का मतलब ये नहीं है, विवेक शब्द का अर्थ समझे आप। इसमें ये नहीं है कि इसको पहले बुलाना है, उसको पहले बुलाना है। आप गोपाल जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और सधे हुए व्यक्ति हैं। आप विवेक का अर्थ समझते होंगे, विजडम का अर्थ। स्वविवेक का मतलब ये नहीं होता है किसी को बुला देना जी। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संविधान के दायरे में आता है, जो लोकतंत्र और संविधान को प्रोटेक्ट करता है, उसी चीज को बुलाना चाहिए, उसी को लागू किया जाना चाहिए। स्वविवेक का मतलब नहीं है कि ऑटोक्रेसी में वो किसी को बुला सकता है। और इसके साथ साथ गोपाल जी, जो आप कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी नहीं सुनिए मुझे पूरी बात करने दीजिए मुझे। जी, बीजेपी को चुना है कर्नाटक ने, लेकिन फ्रैक्चर मैंडेट भी तो वहाँ की आवाम ने ही दिया है ना। वहाँ की आवाम ने ही तय किया है ना कि किसको कितनी सीटें वो देंगे और किसको चुनकर भेजेंगे। नहीं, ये बात जो अभी गोपाल जी कह रहे हैं कर्नाटक पर लागू होती है, कर्नाटक पर लागू होती है, तो क्या गोवा, मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर और बिहार, क्या ये लागू नहीं होती थी? आज आपके लिए कर्नाटक पे लागू हो रही है, बाकी राज्यों में यही नियम क्यों नहीं लागू हुई? वहाँ तो भाजपा के विरुद्ध लोगों ने दिया था और फिर आपने भाजपा का सरकार बनवाया। जी सुनिए जी जवाब दीजिए। सुनिए, आप शिबू सोरेन को भूल गए। हाँ, शिबू सोरेन को भूल गए।
अकेला व्यक्ति और चीफ मिनिस्टर बना दिया। गलत हुआ था, वो भी गलत हुआ। आप मैं आपके साथ उसको भूल गए झारखंड में गलत हुआ था, आपके साथ। गोपाल जी क्या आपका गलत उनका गलत क्या सही हो जाएगा? आप ये बताइए, गलत तो सबका गलत है ना। अगर गलत उन्होंने किया तो उनका भी गलत है, अगर आपने गलत किया तो आपका भी गलत है। गलत तो सबका गलत है। नहीं सुनिए, लोकतंत्र का संविधान का मजाक नहीं बनाए कोई भी। फिर मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलते रहिए। ठीक है जी जी सुनाइए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। शुरू का कमेंट तो पूरा होना चाहिए, बाद में आप डिबेट कर ओके ओके ओके। आप गोवा की बात कर रहे हैं। गोवा में जो हुआ, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए थे कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह जो मेजॉरिटी है, पहली बात है गवर्नर का डिस्क्रिशन है किसी को बुलाए। दूसरी बात है कि वह मेजॉरिटी प्रूव आउटसाइड द हाउस नहीं करनी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही हो सकती है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, फाइनली प्रजातंत्र कहता है कि आप मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस में स्टैब्लिश कर दीजिए। अगर हमारी सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, हार जाएगी, तो आप वो दूसरे को बुलाना पड़ेगा। गोपाल जी, तो लेकिन गोपाल जी यहाँ पर दो सिचुएशन है। पूरी बात यह है जी कि डिस्क्रिशन पावर है, नहीं, डिस्क्रिशन का गवर्नर को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके सारे प्रेसिडेंट्स है। लार्जेस्ट पार्टी को भी बुलाया है, प्री पोल अलायंस को भी कभी बुलाया है, पोस्ट पोल, इसलिए सब तरह के एग्जाम्पल देंगे। अगर आप सुविधा के अनुसार देना चाहते हैं तो हर चीज के एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। गोपाल जी, आप मेरी सुविधा के अनुसार चाहते हैं तो मैं दे दूंगा, कांग्रेस की देना चाहते हैं तो डिस्क्रिशन इज द ओनली पावर। गोपाल जी, एक प्रश्न आपसे है, यही बात तो कर रहा हूं मैं भी, कि आप जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं, अरुण जेटली जी जब गोवा की बात आई थी तो यही तर्क वो भी दे रहे थे। आप अपने लिए सुविधा मत कीजिए, संवैधानिक दायरा है, वो प्रजातंत्र की कुछ मौलिक मूल्य है, मान्यताएं हैं, तो उस मौलिक मूल्य और मान्यताओं पर प्रश्न कोई भी दल को लगाने का अधिकार नहीं है। ये देश के लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। आप अपने लिए सुविधा नहीं लीजिए, और जब समय बदल जाए तो आप दूसरी चीजों को भी अपने हिसाब से हमारी सुविधा नहीं है। गोवा में यही कहे थे अरुण जेटली जी कि भाई जब हम नहीं करने वाले। अरुण जेटली जी का लेकिन अभी गोपाल जी मेरा सवाल ये लीजिए, आप अभी फिलहाल हो क्या रहा है? जी गोपाल जी, एक मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपके पास 104 एमएलएज हैं फिलहाल, आपकी बीजेपी के 104 सीटें आई हैं, कांग्रेस, जेडीएस और इंडिपेंडेंट एक एमएलए उनके साथ है, उनके वही दावा करें उनके पास 117 हैं। आप ये बताइए कि 112 आप लेकर कहां से आएंगे? अगर आप कांग्रेस या जेडीएस से अगर नहीं तोड़ेंगे एमएलएज या उन्हें खरीदेंगे नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, तो वो आएंगे कहां से फिर? हाँ, तो अब आपने प्रश्न पूछा, सुन लीजिएगा जी। पहली बात कि किसके पास कितने हैं, किसके पास कितने एमएलए हैं, किसके पास मेजॉरिटी है कि नहीं है, यह फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय होगा, यह आपके मेरे डिबेट पे नहीं होगा, और यह न गवर्नर के पास तय होगा। गोपाल जी, ये तो सीधा न सिग्नेचर से होगा, न परेड से होगा। गोपाल जी, सिग्नेचर छोड़ दीजिए, चलिए आप सिग्नेचर छोड़ दीजिए, आप परेड छोड़ दीजिए। मैं तो सीधा ही बता रही हूँ, कांग्रेस और जेडीएस एक साथ है और आप बीजेपी अलग खड़ी है। बीजेपी के पास 104, कांग्रेस और जेडीएस मिला दे तो उनके पास वो मैजिक नंबर मौजूद है। अब आप मुझे बताइए, आप अपने लिए वो मैजिक नंबर कहां से लाएंगे? बहुत सारे कांग्रेस के और जनता दल यूनाइटेड के लोग एमएलए इस अलायंस से खुश नहीं है, तो आप यही बोलिए, वो हमारे पास आने। तोड़ने की क्या बात है? आप उनकी स्वतंत्रता तोड़ने की क्या बात है? वो खुद ही नहीं खुश है। आप ये बताइए कि अगर ऐसे ही है, पार्टियां करेंगी तो तभी आप ऐसे बोलेंगे। तब उनको नैतिकता का पाठ, तब आप नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। अभी क्योंकि आपको वहां हुकूमत बनानी है, नैतिकता की कोई बात नहीं है। नैतिक मैंने नैतिकता मैंडेट पे है, मैंडेट कांग्रेस के अगेंस्ट है, तो कांग्रेस सरकार में कैसे आ रही है इनडायरेक्ट रूट से? आपको ये कौन सी नैतिकता है? आपको गोपाल जी, कर्नाटका की जनता ने सरकार बनाने के लिए 113 सीट दी है। आपको कर्नाटका की जनता ने 113 सीट दी है, नहीं दी है ना? क्यों नहीं दी है? नहीं दी है, और जिन लोगों को दी है, ठीक है, उनको भी नहीं दी, उनको भी नहीं दी है। लार्जेस्ट पार्टी आप है, ये मैं भी मानता हूँ, पूरा देश जान रहा है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 113 सीट आपको नहीं मिली है।
और तोड़ने के लिए भी कर्नाटक की जनता ने किसी पार्टी को आपको ये मैंडेट नहीं दी है कि आप दूसरे पार्टियों के नुमाइंदे को, जीते हुए प्रतिनिधियों को किसी भी तरह से तोड़े। अंतरात्मा की आवाज क्या है, यहाँ क्या आवाज आएगी? चलिए और पैनलिस्ट मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अगर आप ये लॉजिक लेते हैं तो 1989 से, नहीं सुनिए जी, नहीं 1989 से 98 तक की जो सरकारें बनी केंद्र में, वो सब इलीगल थी क्या? उनमें माइनॉरिटी बनी, मतलब लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनी है सरकार। तो मणिपुर में चलिए मैं सरकार बनी है केंद्र में, तो वो क्या इलीगल थी क्या? इलीगल नहीं है। जीत भी हमारी, पट भी हमारी। चलिए आपके पास लौटूंगी। अमीर हैदर जैदी साहब, जो कर्नाटक में पूरा ड्रामा चल रहा है, जो जाहिर सी बात है बिना खरीद फरोख्त के तो ये बात आगे बढ़ेगी नहीं, और इल्जामात भी लगाए गए हैं। जेडीएस के जो एमएलए हैं उन्होंने सामने आकर कहा, खुद कुमारस्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो उन्होंने कहा कि 100 करोड़ का ऑफर दरअसल उनके एक एमएलए को दिया गया है, वो मिनिस्ट्री भी ऑफर की गई है। हालांकि हम इसकी तस्दीक नहीं करते, लेकिन इस तरह की बातें कुमारस्वामी ने कही है, यानी कि इस तरह की तमाम बातें जो है कर्नाटक में फैली हुई हैं, और लोग जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत वहां बन जाएगी। अगर खुद येदियुरप्पा गवर्नर से मिलने के बाद बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद ये कहें कि पहले मुझे ओथ दिला दी जाए, मैंने ये कहा है, और उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा तो हम नंबर जो है वो वहां तक जुटा लेंगे, यानी कि आप एक हफ्ते का वक्त मांग रहे हैं, तब तक आप हॉर्स ट्रेडिंग होगी, खरीद फरोख्त होगी, आप पहले उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा। देखिए बुशरा जी, मैं 2-3 चीजें कहूंगा जी। संविधान की व्याख्या हमेशा अपने अपने हिसाब से होती रही है। कांग्रेस ने भी 80 से पहले तक संविधान की व्याख्या उसी तरह से की जिस तरह से आज बीजेपी कर रही है, बिल्कुल, और वो रास्ते दिखाए हैं तो उसी तरह से व्याख्या ये भी कर रहे हैं। मगर सवाल यहाँ ये बन जाता है, प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन ये कर्नाटक में जो हो रहा है ये कौन सा भ्रष्टाचार नहीं है, या ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है तो ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो 2000 के नोट का खेल है ना, वो खुला खेल फर्रुखाबादी कर्नाटक के अंदर चल रहा है और वो सामने नजर आ रहा है जी। आप ये देखिए ना, ये जो जीत गया वो क्या हो गया? आप कह रहे हैं हाउस, कहना चाहिए उसे घोड़ा बता रही हैं, घोड़ा। जिसने वोट दिया वो क्या हो गया? गधा हो गया ना, उसकी तो कोई अहमियत नहीं। लोकतंत्र का खुला हुआ मजाक नजर आता है जी। हर आदमी। अगर गवर्नर को इतना ही अधिकार है तो कह दीजिए चुनाव कराने की जरूरत क्या है? गवर्नर जिसे कहेंगे अपने विवेक से बिठाएंगे, संविधान के उसकी शपथ दिला देंगे और उठा के वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन को भी कह दीजिए कि साहब इतने हमारे जिले इलाहे ने आकलन कर दिया है कि यहां से हमें 130 या 115 सीट मिलेंगी, वो उतनी सीट उन्हें दे दीजिए। लोकतंत्र में ये सब करने की जरूरत क्या? क्योंकि जो ये कर रहे हैं, मैं तो एक चीज बार बार याद आ रही है, आडवाणी जी ने एक चीज कही थी, उन्हें किसी देश ने नहीं सुना, टाल दिया। उन्होंने कहा था देश में फासिज्म आ गया, नहीं सुना। यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा कि देश में फासिज्म आ गया। कोलोजियम के 4 जजों ने कहा देश में फासिज्म आ गया। और किस तरह से फासिज्म आएगा? ये फासिज्म नजर आ रहा है कर्नाटक के अंदर और दिख रहा है, जिसे ये कह के पर्दा डाला जा रहा है कि कांग्रेस ने झारखंड में ये किया था, हम इसलिए कर रहे हैं जी। अरे भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जो गलत किया उसका खामियाजा तो कांग्रेस खुद जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा, मणिपुर और गोवा के मसले में ये कहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि प्री पोल अलायंस होगा या पोस्ट पोल होगा। जिसके पास तादाद, नंबर और तादाद ज्यादा होगी, गवर्नर को उसके लिए कंपलसरी है कि बुलाए और शपथ दिलाए और वो फ्लोर पे अब करे। अगर मान लो कांग्रेस के पास नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए गोवा के मामले में और मणिपुर के मामले में। आप यहाँ संविधान की व्याख्या अपने हिसाब से मत कीजिए, पढ़ लिया है मैंने, सुप्रीम कोर्ट का पूरा जानता। सुन लीजिए, अगर कांग्रेस के पास नहीं है, कोर्ट ने क्लियर मान लो इनके पास ये अपने, सुन लीजिए, गोपाल जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास 117 एमएलए और उसके सर किनार है और उनके दोनों का टोटल भी मिल रहा है। अगर मान लो वो उनसे कोई नाराज एमएलए आपके संपर्क में है, जो उसका रातों रात अंतरात्मा जाग गई है, नहीं उसकी रातों रात अंतरात्मा जाग गई है, तो वो अंतरात्मा वहां फ्लोर पे भी जाग जाएगी, वो इन्हें समर्थन नहीं करेगा। बुलाने के क्यों नहीं बुलाने देते आप? इसका मतलब ये कि गवर्नर जो है वो संविधान का, सुन लीजिए, गवर्नर जो है ना वो संविधान की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि वो आपके एजेंडे को पूरा करने के लिए वहां मौजूद है ताकि आरएसएस का एजेंडा पूरा किया जा सके।
आपने भी वहां पर हुकूमत बनाई ना। बिहार में आप देखें, बिहार में तो जनता ने आपको नहीं चुना था ना, उसके बावजूद भी आपने जेडीयू के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। मणिपुर, मेघालय, गोवा, सब जगह के एग्जाम्पल सामने मौजूद है। बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं जी। आप क्या कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? गोवा के अंदर सुन लीजिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, उसे क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मौका मिला? मणिपुर में क्यों नहीं मिला? आपको यहाँ आप गिना दीजिए ना सर। उन्होंने क्लेम ही नहीं किया। आप मुझे बताइए किसकी कौन सी पार्टी से आपने एमएलए खरीदे? जनता दल सेकुलर कह रहा है, दल का कोई अहमियत होती नहीं होती। आपके पास आऊंगी। अगर जनता दल सेकुलर कहता है हम कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस कह रही है बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो आपके पास एमएलए क्या ऊपर से टपकेंगे? क्लेम ही नहीं किया। या भगवान राम भेज रहे हैं आपके लिए? और एक बात पूरी डिबेट में आ रही है। अच्छा, ये भगवान राम इस काम में नहीं आते। चलिए गोपाल जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। राकेश आप जी, मैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए जी। चलिए, मैं तमाम मेहमानों के पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। तो कर्नाटक का जो सियासी ड्रामा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उसमें नए नए मोड़ आते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी तस्वीर जो है वो साफ नहीं हुई है। अलग अलग तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए भी जानने की कोशिश की दरअसल कि क्या हो सकता है फिलहाल, और उसमें भी अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं और उसका लुबेलुबाब यही है कि दरअसल गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पर ही डिपेंड करता है कि वो किसको बुलाते हैं। राकेश जी, अगर आपने तमाम लोग आपको आप सुन भी रहे हैं और आपने बीजेपी का यहाँ पर मौक़िफ़ भी यहाँ पर सुना, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है फिलहाल, किस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि गवर्नर येदियुरप्पा को जिस तरह से दोनों दिन उन्होंने पहले उनको बुलाया और अब येदियुरप्पा ने ये कहा है कि ओथ के लिए उनको पहले बुला लिया जाए और फिर वो फ्लोर टेस्ट जो है पास करेंगे, तो किस तरह से आप इसको पूरे जो तस्वीर बन रही है उसको देख रहे हैं? देखिए बुशरा जी, मैं बात शुरू करता हूं जहां से शर्मा जी ने बात की थी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये लिखा हुआ कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और गवर्नर जो है वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। राइट, इट इज राइट, बट एक्सटेंडिंग हिज नरेशन, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि व्हाटएवर जो भी ताकत संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो कहां से लेते हैं? संविधान से लेते हैं। व्हाटएवर पावर दे डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन किस पर? लोकतंत्र पर। लोकतंत्र का क्या है? बहुमत का शासन, लोकतंत्र। तो ना हो जो तस्वीर बन रही है कर्नाटक में, वो ये बन रही है कि बहुमत किसका है जी। अब ये बात सही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका हक होता है सरकार बनाने का, बट यहां पेच क्या पैदा हो गया है? जो भाजपा का जो दावा है उसमें अड़चन कहां लग गई है? जब कल सिद्धारमैया अपना इस्तीफा देने गए तो उन्होंने उसके साथ साथ ही ये लेटर भी सौंप दिया राज्यपाल को कि कांग्रेस जो जनता दल एस है उसको अपना समर्थन देती है। माने कांग्रेस और जनता दल के कुल मिलाकर के सदस्य हो गए 116। 116 का स्पष्ट बहुमत आ गया। जनता दल एस का जो भी नेता बनता वो एचडी कुमारस्वामी बने। लेकिन इसके साथ और क्या हुआ? इसके साथ जो दूसरा मसला पैदा होता है वो ये होता है कि जनादेश क्या है। अब जनादेश है वो बीजेपी के पक्ष में है, ये निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। जनादेश उसके पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन ये स्पष्ट जनादेश जनता का नहीं है। यहाँ राज्यपाल के सामने एक ऐसे में बड़ी दुविधा पैदा हो जाती है, किसी भी राज्यपाल के सामने होगी। मैं पेसिमिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि राज्यपाल को जो भी काम करना होगा, ये कहना कि उनका डिस्क्रिएशन है, डिस्क्रिएशन इज नॉट विदाउट चैलेंज। ये डिस्क्रिएशन जो है ये ऐसा नहीं है कि जिसकी मर्जी आई उसको बुला दिया। उसके सामने संविधान है, संविधान की जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंगली ही, उसके अनुसार ही राज्यपाल को काम करना पड़ेगा। और संविधान की व्यवस्था ये है कि राज्यपाल ऐसी सरकार नियुक्त करेंगे जो स्थायित्व देती हो, वहां वो अपना विवेक लगाएंगे, परमानेंट हो, जो 5 साल स्थायित्व हो। राज्यपाल ऐसी सरकार देंगे जो लीगल मीन्स से अपना बहुमत साबित करे,
माने के जो बहुमत है वो इलीगल मीन्स से ना हो, इलेजिटिमेट ना हो, ये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसमें ये आता है कि विधानसभा के भीतर या बाहर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसे तय होगा? अब देखिए, अब आज जो है चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सारी लिस्ट दे दी होगी कि जो लोग चुने गए हैं, गवर्नर हैज टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल बुक। रूल बुक में आ गया कि जेडीएस के 38, कांग्रेस के 78 और बीजेपी के 104 और 2 इंडिपेंडेंट्स। तो ये स्पष्ट आ गई है व्यवस्था। अब इसके बाद चूंकि मैं 80 के बहुत उदाहरण दे सकता हूं, सन 1967 में जब राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा हुई थी और वहां के स्वतंत्र पार्टी के थे महारावल लक्ष्मण सिंह, तो पहले तो राज्यपाल हुकम सिंह होते थे, उनके सामने परेड हुई, फिर राष्ट्रपति के सामने परेड। लेट मी कंप्लीट बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड मैटर। अब क्या हुआ है? सवाल के लिए नहीं, दरअसल बुशरा जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे उसके लिए जरा रुकना पड़ेगा। मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी बात को कंप्लीट करूंगी। The governor gave him the list of members, which together makes for a majority. Gave him a copy of the judgment in Chandrakant Kavlekar, decided by the Supreme Court on the 14th of March 2017 in the Goa case, and said this is the law. This is the law declared by the Supreme Court. And the law declared by the Supreme Court is binding on all authorities in India under Article 141 of the Constitution of India. All that I wish to say now is the governor holds an exalted constitutional office. He should not walk on a perilous path which is illegal. He is bound by the Supreme Court judgment. He is bound to invite the leader of the alliance that has been formed and presented to him as an alliance which commands the majority of the members in the Legislative Assembly. We sincerely hope that there will not be another outrage on the Constitution. We sincerely hope that the old British saying, the foot of the Chancellor prevails. Law cannot change according to the foot of the Chancellor is an old British saying. Let the governor be Chancellor of universities. Let him not become here the Chancellor whose foot moves in whatever direction that is convenient. There's only one way in which the governor can uphold the Constitution, and that is by inviting Shri H.D. Kumaraswamy to form the government with the support of his legislators and the support of the Congress legislators. We are here to answer questions, but before that, Mr. Sibal may wish to say something, perhaps in Hindi. आपको मालूम है कि कर्नाटका में इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल अलायंस के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने जेडीएस के साथ फैसला किया है कि जेडीएस और हम इकट्ठा सरकार बनाएंगे और कुमारस्वामी साहब चीफ मिनिस्टर होंगे। और आपको मालूम है कि चाहे गोवा हो या मणिपुर हो या मेघालय हो, तीनों प्रांतों में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन फिर भी राज्यपाल ने जिसकी बहुमत है उनको बुलाकर शपथ दिलवाई थी। और इसमें जैसे चंद्रमन साहब ने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, और वो फैसला गोवा के संदर्भ में है, जहां आपको मालूम है हम 21 में से 13 हमारी थी, 17 हमारी थी, और फिर भी सरकार पारिकर साहब ने बनाई। तो वही और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि क्योंकि नंबर सिद्ध हैं इसलिए सरकार उनको बनाने का हक है। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, वही लागू होना चाहिए, कर्नाटका में लागू होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि वहां के राज्यपाल ने ये बात, हालांकि हमने ये भी चिट्ठी भी दी उनको और ये भी कहा कल कि हम सारे अपने मेंबर्स पेश भी करते हैं उनके सामने, उन्होंने हमारी राय नहीं मानी और सुनने को आ रहा है कि उन्होंने अभी ये कहा है कि बीजेपी को मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, इसलिए हम उस पर नहीं जा सकते, लेकिन राज्यपाल का कर्तव्य है कि संविधान का उल्लंघन नहीं हो। राज्यपाल का कर्तव्य है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो लागू होना चाहिए। तो पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल को आपने सुना और उन्होंने गोवा का जिक्र करते हुए कहा कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था और ने यह भी कहा कि अगर गवर्नर वाकई में अगर येदियुरप्पा को यानी कि बीजेपी को अगर पहले बुलाते हैं तो क्या वो जिस तरह से इलीगल तरीके से जो हुकूमत बनाई जाएगी यानी कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, जो खरीद फरोख्त होगी, क्या उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, चूंकि आपको जाना है इसलिए मैं वक्त आपको दे रही हूं कि जो अभी कपिल सिब्बल ने कहा और जो अभी पी चिदम्बरम ने कहा और राकेश साहब भी वही अभी चंद मिनटों पहले वही बात बोल रहे थे कि अगर गवर्नर ऐसा करते हैं तो क्या उनको लेकर भी क्वेश्चन नहीं खड़े हो जाएंगे कि नंबर अगर कांग्रेस और जेडीएस के पास मौजूद हैं और फिर भी अगर आप बुला रहे हैं बीजेपी को तो क्या आप उस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? देखिए, आप गवर्नर जो है वो संविधान की मर्यादा, संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी गवर्नर की होती है। लेकिन आप उत्तराखंड में आप देख लीजिए, वहां गवर्नर कोई हिफाजत करते हुए नजर नहीं आते, गोवा में नहीं आते, मणिपुर में नहीं आते और तमाम एग्जाम्पल मैंने बताया ना, हर आदमी अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से जो उसे अच्छा लगता है वो संविधान की व्याख्या करता है। और यहाँ अब बीजेपी यूं सत्ता में है, केंद्र के अंदर मौजूद है, गवर्नर उसके हैं, तो वो अपने हिसाब से संविधान की व्याख्या कर रहे हैं और ये रास्ता कांग्रेस ने उन्हें दे रखा है, क्योंकि कांग्रेस के उससे पहले उन्होंने इसी तरह की व्याख्या की है, वो उसे उठा के वहां ले आते हैं। और अब लेकिन इस समय जो गोवा का एग्जाम्पल है वो करंट है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और गोवा उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गवर्नर को मानना चाहिए और जो सबसे बड़ा दल है बाहर गठजोड़ है तो उसको ही सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए, अन्यथा तो ये लोकतंत्र की एक तरह से हत्या होगी, काला अध्याय होगा। मेरी नजरों में तो लोकतंत्र का मजाक तंत्र बन जाएगा। देखो बुशरा जी, जो मैं बात कह रहा था वो बात ये है मूल रूप से, ये कपिल सिब्बल का ये बात कहना बिल्कुल सही है, ये लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? अभी कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है गोवा के संदर्भ में, तो उसमें ये कहा गया है कि जिसके पास बहुमत है वही सरकार बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर ये फैसला है तो जो गोवा, मिजोरम और मणिपुर में जो ऑब्जेक्शन है कांग्रेस के कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम होते, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं होने चाहिए आपके। यस, वो ऑब्जेक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए समाप्त हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सरकार बनने के बाद फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो लेजिटिमेसी जहां से सिद्ध होने वाली है वो ये है कि अभी तक 89 या 88 से पहले जो होता रहा, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण, देयर इज ए तपासे मूवमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, देयर इज ए महारावल लक्ष्मण सिंह, और बहुत सारे मामले हैं, एक मामला नहीं है, बहुत सारे हैं, जब दल बदल कानून नहीं था। लेकिन अब दल बदल कानून है, यू आर चैलेंजिंग दैट कानून आल्सो, मतलब वो उस कानून को भी जो है आप वो बरतरफ कर रहे हैं। अब जब यहाँ स्पष्ट है 104 + 1 = 105, तो सबसे बड़ी पार्टी हुई। इसके इस लिहाज से जो येदियुरप्पा साहब को इन्विटेशन मिलना चाहिए, लेकिन येदियुरप्पा साहब के दावे से पहले और सिद्धरामैया और HD कुमारस्वामी का दावा आ गया कि हमारे पास जो है वो 117 है, हुजूर हमारे पास 117 हैं, तो हमारे MLO की आप तस्दीक कर लीजिए। लेकिन इसके साथ क्या है, और बोमई मामले में स्पष्ट निर्देश है कि जो राज्यपाल
के या राजभवन में बहुमत का फैसला नहीं होगा। बहुमत का फैसला कहां होगा? विधानसभा के पटल पर। और विधानसभा के नई सरकार नए चुनाव के बाद विधानसभा का पटल कब खुलेगा? जब मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री नियुक्त होगा। अभी तो जो एमएलए चुने गए हैं टेक्निकली दे आर नॉट एमएलएज। बिहार का मामला हमारे सामने है। अभी वो एक मिनट नहीं, प्लीज डोंट यूज सच लैंग्वेज। अभी जो बिहार का मामला हमारे सामने है, बिहार में ऐसे ही हुआ और ऐसी स्थिति आई थी तो वहां पर राज्यपाल शासन लागू हो गया। तो जिन जो चुने गए लोग थे उन्होंने शपथ ग्रहण ही नहीं ली, तो वो एमएलए थे या नहीं है, उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में रहा। उसका फैसला क्या हुआ मुझे इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत सारे तकनीकी पेच है। लेकिन आई एम नॉट पैसिमिस्ट। सर इतना मैं एक मिनट जैदी जी, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। जैदी जी आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। लेट मी कंप्लीट प्लीज। दिस इज नॉट ए पॉलिटिक्स। आप उसे ऑक्सीजन प्लीज डोंट डिक्टेट मी, ताकि वो प्लीज करे। प्लीज जब अभी गोवा के मामले में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुलाया गया, मणिपुर में नहीं बुलाया गया, प्लीज डोंट ट्राई टू जिसके पास बहुमत है उसे बुलाया जाना चाहिए। और ये साबित है। If you can't understand the point I am trying to make, how can I help you? I am sorry. दल बदल कानून में मौजूद है। I am sorry. ऐसा तो है नहीं दल बदल के अंदर। I am sorry, I am not a politician. I am sorry, I am not a politician. नहीं पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन आप ऑक्सीजन तो दे रहे हैं ना। भाई आप बड़ी गलत बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वहाँ होता नजर आ रहा है। आप बड़ी गलत बात कर रहे हैं। क्यों? क्या गलत बात कर रहे हैं जी? Should I follow your dictations? नहीं, क्यों आप क्यों कर रहे हैं? प्लीज की क्या है? आप कहना चाहिए उनकी तरह धमका रहे हो क्या? अगर बोलोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। आप उसी तरह से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहना चाहिए विपक्ष समझ ले, कान खोल के सुन रहे। देखिए बुशरा जी, लेट मी कंप्लीट। जो मेरा पॉइंट था वो ये था, ये तो पॉलिटिशियन है, ये अपने हिसाब से बात करेंगे। मैं इनका मुकाबला राकेश जी आप भी अपने बात को संक्षिप्त में रखेंगे, बाकी पैनलिस्ट भी आपके साथ हैं। सारी बात मुझे जाना है डॉक्टर साहब। जाना तो बहुत देर से जाना है। गोल क्लियर बात घुमा। अरे जलेबी नहीं है। बुलाना चाहिए। गोवा देश का है। गोवा के अंदर मणिपुर के अंदर फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भाई देखिए, फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। कर्नाटक की लगातार हम बात कर रहे हैं। अजय जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत लंबी चौड़ी हमने बातें सुनी कि आखिर होना क्या चाहिए, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो सबकी अभी भी अलग अलग राय है। अलग अलग चीजों के एग्जाम्पल्स यहां पर दिए जा रहे हैं। तब ऐसा हुआ था, तब जब ऐसा हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर गवर्नर वाकई में येदियुरप्पा को बुलाते हैं, बीजेपी को बुलाते हैं, तो क्या वो उस चीज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो एमएलए कहां से लेकर आएंगे? जाहिर सी बात है जोड़ तोड़ की जाएगी, जाहिर सी बात है कि फरोख्त की जाएगी, तभी वो एमएलए आएंगे। तो गवर्नर को तो ये देखना चाहिए ना कि कौन सी हुकूमत परमानेंट रहेगी, 5 साल चलाएगी। एक ऐसी हुकूमत अवाम को दी जाए ताकि आगे आने वाले वक्त में परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद फिर वही सारी चीजें करनी पड़े जो अभी हो रही हैं। बुशरा जी, सदैव जो है लोक राज जो है लोक लाज से चलता है। आज परिस्थितियां संवैधानिक संकट का एक दौर पूरे देश में चल रहा है। कहीं न कहीं इस मुद्दे पर भी मैं मानता हूं, हो सकता है इसमें भाजपा और कांग्रेस को लाभ और हानि हुई दिखती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि आप गवर्नर का जो विशेषाधिकार की चर्चाएं लगातार चल रही है, अभी सारे लोगों पूरा देश सहमत है कि विशेषाधिकार है, लेकिन वो संवैधानिक दायरे के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिसीजन दे दिया। बावजूद यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जिसमें बीजेपी के को सरकार बनाने का पहला न्योता दिया जाता है, तो एक बात इसके नेपथ्य में जरूर आएगी, जो गवर्नर है, गवर्नर का जो रोल ऑलरेडी उसकी भूमिका सदैव संदिग्ध रही है इस देश में, ये सभी पार्टियों के दौरान हुई है। आज जो गवर्नर है वो राजकोट में पहले वहां से उन्होंने मोदी जी के लिए सीट छोड़ी थी। 9 वर्ष मोदी जी के सरकार में वो मंत्री रहे थे। उसके बाद वो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष गुजरात के रहे थे। आज वो गुजरात में गवर्नर आपको रोकने चाहिए। कुमारस्वामी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं जरा। ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಏನೇನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಇವತ್ತು ನೀವುಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಇತರೆ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾರದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. तो कुमारस्वामी को आप सुने थे, दरअसल हम उन्हें समझ नहीं पाए क्योंकि वो कन्नड़ में बोल रहे हैं और थोड़ी देर में पता चलेगा, दरअसल ट्रांसलेशन पता चलेगा कि आखिर उन्होंने कहा क्या है. जी अजय जी अपनी बात पूरी करिए आप. जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो परिस्थिति है और गवर्नर साहब का जो पृष्ठभूमि है, इसमें निश्चित तौर पे पूरे देश को एक संशय है कि क्या वो पक्ष लेंगे. लेकिन गवर्नर का पद निष्पक्षता का पक्ष होता है, निष्पक्ष उनको निर्णय लेना है और वाकई स्वविवेक का प्रयोग करना है. अभी की स्थिति में यदि ये ऐसा कोई निर्णय लेते हैं जिससे ये सारी अवधारणा जो है कहीं न कहीं खत्म होगी, तो गवर्नर का पद बड़ा पद हो जाएगा. गवर्नर और संविधान के दायरे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी और मुझे लगता है बीजेपी के प्रति भी अच्छा एक संदेश बीजेपी दे पाएगी संदेश. लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग का पॉलिटिक्स यदि होगा तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा जो अभी तक सारा देश कहीं न कहीं आज चिंतित है, निराश है, डेमोक्रेसी पर कहीं न कहीं उसूलों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जमहूरियत खतरे में है, इससे कहीं के रुकेगा. गोपाल जी से मैं प्रश्न एक साथ में कर लेना चाहता हूं कि गोपाल जी क्या ऐसा नहीं हो सकता जो गोवा का और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके तहत यदि गवर्नर साहब करें तो क्या ये देश के हित में और गवर्नर के पद और प्रतिष्ठा के हित में नहीं होगा, संविधान के भी हित में होगा संभवतः. बाकी तो चलिए गोपाल जी के पास मैं जाऊंगी, उससे पहले एसके शर्मा जी, आपने तमाम मेहमानों को सुना और सबसे पहले हमने आपसे जाना कि दरअसल होना क्या चाहिए और क्या लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. लेकिन हमने ये भी देखा है कि देखिए जो गवर्नर होते हैं वो होते तो किसी न किसी पार्टी से ही होते हैं, उनका एक पास्ट होता है. क्या आपको नहीं लगता कि उस पास्ट का असर उनके डिसीजन मेकिंग में भी रहता है? हालांकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, लेकिन हमने देखा है कि जब भी चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, गवर्नर चेंज किए जाते हैं वो उस पार्टी से ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को लेकर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है. देखिए 1947 से या 50 से जब से भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है जी, अब ये साहब बता रहे थे कि ये गवर्नर उनके करीब है, उनके करीब है. जितने भी इंडिया में गवर्नर रहे हैं पूरी स्टेट्स में वो कहां से आसमान से टपके हैं जी. वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव वर्कर रहे हैं हमेशा ऑल अलोंग. उसमें नई बात क्या हुई है? तो अब किसी को आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस देते हो तो वो पैरामीटर्स के अंदर काम करे. अच्छा, हर गवर्नर का अपना है, हर सिस्टम में, हर स्टेट में उसकी अपनी सोच है. ऐसी सिचुएशंस बहुत कम आती हैं कि जब एक हंग हिसाब बन जाता है उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल करिए कि कौन आपको ज्यादा स्टेबल या नियर स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है. और उसमें अगर लगातार इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको नजर आए कि भाई जिस पार्टी से आप आए हैं अगर उसी पार्टी को आप लगातार अलग अलग स्टेट में हम जिस तरह से देख रहे हैं, मेघालय की, मणिपुर की, गोवा की, बिहार की हम बात करें, अब कर्नाटक का भी एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है. लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही है. कर्नाटक में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सस्पेंस अभी बरकरार है कि जिस पार्टी से वो आए हैं दरअसल उसी को ही माइलेज दिया गया, उसी को ही मौका दिया गया. नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो जेडीएस को बुला लें या कांग्रेस को बुला लें तो बहुत अच्छे गवर्नर हो जाएंगे. वो पैरामीटर्स उनके सामने हैं, पैरामीटर्स उसके हिसाब से चलना. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है. अभी गोवा के मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैरामीटर तय किए हैं तो उस पैरामीटर को आप फॉलो कर सकते हैं. देखिए मैंने पहले भी कहा था फॉलो करना चाहिए और संवैधानिक दायरे में रहकर ही आपको करना है. ऐसा नहीं है कि उससे आप बाहर होकर के, ठीक है आप किसी पार्टी से होते हैं, राष्ट्रपति का पद जब आज गोविंद साहब राष्ट्रपति पद पर है तो आज वो भाजपा और कांग्रेस के नहीं है, वो देश के राष्ट्रपति है. और देश के होते हैं, वो स्टेट के आप गवर्नर होते हैं और आप इस तरह से सिर्फ किसी पार्टी से हैं आप, इसलिए आप किसी तरह का डिसीजन दें तो ऐसा होना नहीं चाहिए. आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं और हम 1983 में जब राजीव गांधी जी ने ये कमीशन बनाया था और सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रेसिडेंटशिप में बनाया था तो इस कमीशन ने ये 4 तरीके निकाले थे करने में, जिसमें पहला ये था कि पहले का अलायंस हुआ हो, पहले उनको बुला लो. वो सिचुएशन कर्नाटका में नहीं है. अगर कर्नाटका की सिचुएशन पे ये पैरामीटर तय करें नहीं सर, लेकिन अभी शर्मा सर अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन गोवा वाले मुद्दे में दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट इसी इशू पर दिया है कि भाई जो
पोस्ट अलायंस भी अजय जी, टाइम जो है मेरे पास खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। गोपाल जी आपका ही बहुत शुक्रिया, शर्मा जी आपका भी, अजय जी आपका ही बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो जाहिर सी बात है अभी भी सस्पेंस बरकरार है, इंतजार ये करना होगा कि आखिर किसकी हुकूमत बनती है कर्नाटक में और गवर्नर क्या फैसला लेते हैं। अब वक्त हो चला है जी सलाम की मुहिम का। मुसलमानों के मसाइल और उनके हुकूक के लिए जी सलाम मुसलसल एक के बाद एक अपनी मुहिम चला रहा है, जिसकी कोशिश है कि मुसलमानों को बेदार करना, और हम कुछ हद तक अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप लोगों को के पास के साथ भी ऐसा बना रहा तो हम अपनी हर मुहिम को इसी तरह से कामयाब बनाते रहेंगे। तो आपकी सपोर्ट की हमें बेहद जरूरत है। पिछले कुछ मुहिम में हमने आपको वक्फ जायदाद की बदहाली से वाकिफ कराया था, और आज हम बात करेंगे मुसलमानों को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात की। आपको बताएंगे कि आखिर इन सहूलियात का कितना फायदा मुसलमान उठा पा रहे हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही तिब्बी स्कीमों का मुसलमानों को कितना फायदा हो रहा है, ये जानने की कोशिश में जी सलाम की मुहिम टीम पहुंची दिल्ली ओखला के जामिया नगर बटला हाउस की प्राइमरी डिस्पेंसरी में। यहाँ के हालात देखकर दिल्ली सरकार के सेहत से जुड़े सभी दावे बेबुनियाद साबित नजर आए। लोगों का कहना है कि इस डिस्पेंसरी में आने वाले मरीजों के साथ न तो अच्छा सलूक किया जाता है और न ही उनका सही तरीके से चेकअप किया जाता है, बल्कि सिर्फ ड्यूटी के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ दूसरी सहूलियात भी न होने के बराबर है। बस इसी में आते हैं, इससे भी आराम होता तो ठीक है, नहीं आराम होता तो प्राइवेट डॉक्टरों से खाते रहते हैं। बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बच्चे वाली होती है, वो होना चाहिए। तो सही बात कर लेते हैं, कभी अकड़ करके बात करते हैं, निकाल देते हैं, भगा देते हैं। 9 बजे से अब तक मुझे अब टाइम आया 159 वो मेरा नंबर है, और मैंने डॉक्टर का मैंने ऐसे ऐसे चेक तो कर लो, लोगों ने जाइए आप। सहूलियात से मुताल्लिक जब हमने इस बारे में अफसरान और डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की तो वो हमारे साथ भी बदसलूकी पर उतर आए। तो आप गेट क्यों बंद कर रहे हो मैडम? तो आप इसको बंद कीजिए। आप गेट क्यों बंद कर रहे हो? आप प्लीज इसको बंद कीजिए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने हमारा कैमरा तक तोड़ने की कोशिश की। आप कैमरे के ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे मैडम। आप इसको बंद कीजिए ना। डॉक्टरों का यहाँ पर जो है मिसबिहेव, मरीजों के साथ सही से बात नहीं की जाती। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा, क्योंकि जब हमने यहाँ पर इस अधिकारी से, जो यहाँ डिस्पेंसरी के अधिकारी हैं, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, उन्होंने खुद यहाँ हमारे साथ बदतमीजी की। आप इस विजुअल जो बनाए हुए हैं, हम उसमें आप देख सकते हैं। अहम बात यह है कि मुस्लिम अक्सरियत इलाका होने के बावजूद यहाँ कोई सरकारी अस्पताल मौजूद नहीं है और ना ही कोई बेहतर सहूलियात वाली डिस्पेंसरी। इसलिए माली तौर से कमजोर लोगों को इलाज के लिए यहाँ से कई किलोमीटर दूर एम्स या सफदरजंग अस्पताल जाना पड़ता है। हालांकि वहाँ भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या मजबूरी है आपकी जो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको आना पड़ता है? क्या सहूलत मिलते हैं जो कि हम लोग मिलता है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं रहने की वजह से हम लोग को यहाँ आना पड़ता है। 70 दिन जाते हैं, हर छोटे छोटे बीमारियों के लिए वहाँ दौड़ना पड़ता है। बाजी टाइम बच्चों को बुखार होगा, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इतनी दूर भागना पड़ता है, यहाँ डॉक्टर कोई कवर नहीं कर पाता। अब आधी रात को बेटियों को तकलीफ होती है, बच्चे पैदा होते हैं तो कितनी दूर जाना पड़ता है। सब गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमीर तो है चले आ रहे हैं आपको प्राइवेट में, तो इतना तो हिम्मत उसको नहीं होगा जो देगा वो करेगा। इलाके में कोई सरकारी अस्पताल नहीं और जबकि मुसलसल जरूरत है इसकी कि सरकारी अस्पताल हो। हत्या के शुगर टेस्ट करने के भी यहाँ कोई सरकारी इंतजाम नहीं है कि लोग जाके फ्री कोई शुगर टेस्ट करा लें और जो खून टेस्ट कराने के हैं। गरीब लोगों को विशेष करके जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन लोगों को सहूलियत होगा। यहाँ पर जो है प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फीस लग जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जब हमने इस मामले में यहाँ के एमएलए अमानतुल्लाह खां से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस मामले पर तो बोलने से साफ मना कर दिया, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक पर बात करने के लिए टाइम दे दिया। साथ ही इस मामले पर उन्होंने दिल्ली के वजीर सेहत के पाले में गेंद डाल दी और खुद को पाक साफ बता दिया। अब सवाल यह है कि ना अफसर ना इंतजामिया
जब कोई इस तरफ ध्यान नहीं देगा तो कौन देगा? आखिर क्यों इन लोगों के साथ ये सियासत हो रही है, जिसका नुकसान उन्हें अपनी जान की कीमत पर उठाना पड़ रहा है? जी सलाम के लिए दिल्ली से अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।